तो दोस्तों, यूडीआर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अ, जैसा कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं PT 365 का। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। और समृद्धि और विकास का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, उसका जो पहला टॉपिक होगा, तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। हाल ही में जो जीडीपी का अनुमान जो तय किया गया है प्रतिशत में, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। अगर बात करें आप समृद्धि और विकास की, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा अंतर होता है, उसको आप देख लीजिए। विकास का संबंध भौतिक विकास से होता है। ठीक है। यानी कि विकास का संबंध भौतिक विकास से होता है। ठीक। और अगर बात करेंगे आप समृद्धि का, तो समृद्धि का संबंध भौतिक विकास के साथ साथ, ठीक है, भौतिक विकास के साथ साथ प्लस आध्यात्मिक विकास, प्लस खुशहाली से होता है। ठीक है। खुशहाली से होता है। ठीक है। तो समृद्धि और विकास के बारे में आपने जान लिया। चलिए अब आगे चलते हैं इस टॉपिक में कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी जीडीपी के अनुमान के बारे में बात करेंगे। सुर्खियों में इसलिए रहा ये कि वित्तीय वर्ष जो 2023-24 की अप्रैल जून की अवधि के दौरान भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रही है? 7.8%, यानी 7.8%। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ तथ्य दिए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। भारत में जीडीपी की गणना की मौजूदा जो विधियां हैं ना, उन विधियों के बारे में यहाँ पे दिया है, जैसे रियल और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। अगर बात करेंगे आप रियल जीडीपी की, तो जो रियल जीडीपी है आपकी, ये आधार वर्ष की जो कीमत होती है, ठीक है, आधार वर्ष की जो कीमतें होती हैं, उस पर इसको आंका जाता है। ठीक है, मापा जाता है। और अगर बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी जो आपकी जो चालू कीमतें, वर्तमान की जो चालू कीमतें होती है ना, तो इसको मापा जाता है। ठीक है, ये अंतर है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह में सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए की गणना करता है। अगर आप जीडीपी की बात करेंगे, तो इसको कई आयामों में देखा जा सकता है। तो आप इसको तिमाही देख सकते हैं, छमाही देख सकते हैं, और ईयरली देख सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग आधार पर इसकी गणना होती है। और अभी हाल ही में एक चीज चर्चा में रही थी काफी, कि WPI, ठीक है, और CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स, अभी सरकार ने इसको जो है CPI के आधार पर इसको मापने का काम शुरू किया है। ठीक है। ये बेसिक विषय है, इसके बारे में हम कभी जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ करंट अफेयर को हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो रियल जीडीपी की गणना के लिए स्थिर कीमतों यानी कि जो आधार वर्ष है 11-12 2011-12 और नॉमिनल जीडीपी की गणना के लिए चालू कीमतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि आप देखिए साफ साफ है, इसमें लिखा हुआ है कि रियल जीडीपी की गणना के लिए स्थिर कीमतें हैं, आधार वर्ष को माना जाता है इसमें। ठीक है। चलिए आगे जीडीपी अपस्फीति कारक यानी डिफ्लेटर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि यह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अनुपात होता है। ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि जो रियल जीडीपी है और नॉमिनल जीडीपी है, इसके बीच का अनुपात, यानी कि मान लीजिए क्योंकि ये बेस रेट पे है, और ये वर्तमान मान लीजिए महंगाई के साथ भी चीजें जो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो उस रेट पे इसको जीडीपी को मापा जाता है। इसके बीच का जो अंतर होता है, जो अनुपात होता है, उसी को डिफ्लेटर के रूप में देखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के चलते जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी की गणना के दृष्टिकोण के बारे में अगर आप देखेंगे, तो उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि, ठीक है,
के बारे में दिया है, इस विधि में उत्पादन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य वर्धन को जोड़ा जाता है, यानी कि जीवीए को जोड़ा जाता है। देखिए जीवीए की अगर बात करेंगे आप ग्रॉस वैल्यू एडेड की, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 में, ठीक है, सकल मूल्य वर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को प्रारंभ किया गया, ठीक है, यानी कि इसकी अवधारणा को प्रारंभ किया गया। और किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्रों यानी कि जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, क्षेत्र द्वारा किया गया कुल जो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का जो भौतिक मूल्य होता है, उसको जीवीए के रूप में आप देखते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मापक इसको माना जा सकता है, ठीक है, एक बेहतर मापक के इस रूप में इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें चर्चा का विषय आएगा कि जीडीपी को क्यों हम इतना अधिक जो है महत्व मतलब बेहतर मापक क्यों नहीं मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसके बारे में भी अब आप देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जीवीए की बात करें तो जैसे जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, प्लस उत्पादों पर सब्सिडी, से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, माइनस उत्पादों पर कर। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवीए का मतलब क्या है, यानी कि जीडीपी में उत्पादों पर जो सब्सिडी है उसको जोड़ा जाएगा और जो टैक्स लगा है उसको घटाया जाएगा जो उत्पादों पर, तो जीवीए हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये आधार था इसका उत्पादन मतलब जो है कि प्रोडक्शन के आधार पर या मूल वर्धित जो विधि है, ठीक है, इसके आधार पर। दूसरा है जीडीपी करना आय विधि यानी इनकम अप्रोच पर। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का मापन किया जाता है, ठीक है। जो उत्पादन के जो सभी कारक हैं उनके द्वारा जो अर्जित कुल आय है उसको मापा जाता है, तो इसको इनकम अप्रोच बोलते हैं, जो है आय विधि। एक होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच यानी व्यय विधि। इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का मापन किया जाता है, ठीक है। तो व्यय विधि यानी कि जो एक्सपेंडिचर जो विधि है, तो इस विधि में जो घरेलू सीमा के भीतर, देखिए जीडीपी का मतलब ही यही है, ठीक है, अपने बाउंड्री वॉल के अंदर जितनी भी जो चीजें हैं उससे संबंधित, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ कर रहा है कि घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय, ठीक है, का मापन किया जाता है, तो इसको एक्सपेंडिचर अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। आदर्श रूप से उपरोक्त तीनों विधियों में समृद्धि दर समान होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आदर्श रूप से अगर देखा जाए तो उपरोक्त तीनों विधियों जो दिया गया उत्पादन और आय विधि व्यय विधि, तो इनमें जो समृद्धि दर हमेशा समान होनी चाहिए। हालांकि डेटा के संग्रह और उसके प्रसंस्करण विभिन्नता के कारण इन तीनों विधियों में अक्सर अंतर आ जाता है, तो ये बेसिक बात थी। आगे बढ़ते हैं इसमें 2014-15 में जीडीपी की गणना के तरीके में बदलाव किए गए। देखिए क्या क्या बदलाव किए गए। तो 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला की शुरुआत की, ठीक। जीडीपी गणना का आधार वर्ष पहले 2004-5 था, जिसे संशोधित करके 11-12 कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो संशोधित हुआ है वो 2011-12, यानी कि अब अगर 20 ईयर मानेंगे, आधार वर्ष किसी को मानेंगे तो आप 2011-12। अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवारों को ध्यान में रखने और अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दर्शाने के लिए आधार वर्ष को समय समय पर संशोधित किया जाता है, ठीक है। आगे है इसमें नई श्रृंखलाओं में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की नवीनतम सिफारिशों तथा राष्ट्रीय खातों के संकलन पर अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों को शामिल किया गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। विकास को मापने के लिए जीडी का एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिए कि इनकी गणना में आर्थिक अपराध, प्रदूषण, असमानता, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे बाह्य कारकों, ठीक है, को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसलिए ये जीडीपी का जो मतलब जो है विकास के माप के लिए जीडीपी को अच्छा संकेतक के रूप में नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
शांति, पर्यावरण संरक्षण या पारिवारिक जुड़ाव सहित कई प्रमुख कारकों की गणना जीडीपी के जरिए नहीं की जाती है। ठीक, ये भी इसमें है। आगे पॉइंट है सामाजिक नुकसान से होने वाले आय की भी गणना। ठीक है, जो सामाजिक जो नुकसान होता है उसमें जो आय की भी गणना है उसके बारे में है। तो उदाहरण के लिए अगर जैसे कैसे देखें, किसी जो ट्रेन की जो दुर्घटना में ट्रेन की मरम्मत जैसी आर्थिक गतिविधियां जीडीपी में शामिल की जाती हैं। ठीक है, और इनमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं और प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं होता है, जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, तो इत्यादि चीजों को अगर आप देखेंगे तो इससे ये पता चलता है कि विकास को मापने के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेतक नहीं है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ठीक है, एमपीआई की बात करेंगे, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देख लेते हैं क्यों है सुर्खियों में। तो नीति आयोग ने 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से एक डिक्शन पेपर जारी किया है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें राष्ट्रीय एमपीआई मतलब जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही है का उपयोग किया है। ठीक है, नीति आयोग ने 2005-6 में बहुआयामी गरीबी नाम से एक डिक्शन पेपर जारी किया है और बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें राष्ट्रीय एमपीआई का उपयोग किया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा। इस डिक्शन पेपर यानी चर्चा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, ठीक है, भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह 2013-14 के 29.17% से घट करके 2022-23 में 11.28% हो गया है, यानी कि इसमें काफी गिरावट आई है। ठीक है, पिछले 9 वर्षों में अगर आप देखें तो 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है, और आगे देखें कि गरीबी की गहनता में भी कमी आ रही है, जिनसे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है। ठीक है, गरीबी के सकल अनुपात में गिरावट का स्तर 2005-6 से 2015-16 की तुलना में 2015-16 से 2019-20 के बीच अधिक तीव्र रही थी। ठीक, तो ये उसके बारे में था। अगर आगे पॉइंट देखें तो जैसे इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में बहु आयामी गरीबी में तेजी से गिरावट आई है, यानी कि इन राज्यों में गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी मतलब जो संकेतक हैं, जो सूचकांक है, तो 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक संकेतक के रूप में है। अभी आगे देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया कि सभी जो 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक संकेतक सुधारक के महत्वपूर्ण जो है संकेत दर्शा रहे हैं या क्या है। अभाव का सबसे अधिक स्तर खाना पकाने ईंधन और आवास संबंधी संकेतों में है। ठीक है, अगर अभाव देखा जाए तो सबसे ज्यादा खाना पकाने वाला ईंधन और आवास संबंधी संकेतकों। अभाव का सबसे कम स्तर अगर देखेंगे तो बाल एवं किशोर मृत्यु दर, ठीक है, बिजली और बैंक खाते के संकेतक में आप देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं एमपीआई के बारे में। यहाँ दिया है क्या है, NFHS4 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो चौथा रिपोर्ट है के लिए गए आंकड़ों के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय एमपीआई 2021 में जारी किया गया। ठीक है, सरकार की जो गर्ल पहल है, गर्ग पहल है जो, ठीक है, यानी कि ग्लोबल जो पहल है ये, ठीक है, ग्लोबल देखिए ग्लोबल इंडिकेट्स टू द ड्राइव रिफॉर्म एंड
ग्रोथ, यानी सुधार और समृद्धि के लिए वैश्विक एक सूचकांक है ये। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो सरकार की जो पहल है के तहत नीति आयोग एमपीआई हेतु नोडल एजेंसी के रूप में है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। भारत की जो गर्व पहल है, कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मानदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करता है ये। और आगे पॉइंट देखें तो भारत के राष्ट्रीय एमपीआई की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि, जो एक विधि है अल्किरे फोस्टर यानी एएफ पद्धति, यह दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों को निर्धन गैर निधन के रूप में चिन्हित करती है ये। ठीक है, अगर एएफ की बात करें पद्धति की, तो इसके अनुसार किसी भी जो व्यक्ति का अभाव वंचन स्कोर और भारत के राष्ट्रीय एमपीआई जो निर्धनता कट ऑफ है, ठीक है, 33.33 जो है परसेंट के बराबर या उससे अधिक है, तो उसे एमपीआई निर्धनता माना जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें सूचकांक के बारे में, तो राष्ट्रीय एमपीआई के उप सूचकांक के रूप में अगर देखेंगे तो हेड काउंटिंग रेशियो, कितने व्यक्ति निर्धन है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं जो संकेतक के रूप में है। ठीक, कौन कौन से संकेतक हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय जो एमपीआई के संकेतक हैं, तो पहले अगर आप देखेंगे तो मूल संकेतक जो 10 हुआ करते थे, बाद में इसको 2 को जोड़ा गया, जिसमें देखेंगे आप जो मातृ स्वास्थ्य है उसको जोड़ा गया और बैंक खाता, इन दोनों को बाद में जोड़ा गया है। तो अगर 12 संकेतकों के रूप में आप देखेंगे तो जैसे आयामों में देखेंगे तो आयामों में 3 आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य हो गया, ठीक, तो स्वास्थ्य में अगर आप देखेंगे तो जैसे पोषण, ठीक है, पोषण में अगर आप देखेंगे तो घर का एक एक भी अगर सदस्य, यानी कि कोई परिवार वंचित माना जाएगा, अगर कौन कौन सी कंडीशन है उसके वंचित माने जाने की, तो घर का एक भी सदस्य कुपोषित हो, ठीक है, या परिवार में कोई भी 15 से जो 49 वर्ष के बीच की जो महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच के जो पुरुष हैं, जो बॉडी मास इंडेक्स है यानी बीएमआई है, वो 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अगर कम होता है तो उसको वंचित माना जाएगा। ठीक है, 0 से 59 माह के बीच का कोई भी बच्चा कुपोषित हो तो इन जो है पॉइंट को इसमें शामिल किया गया है, यानी कोई परिवार वंचित तब माना जाएगा अगर ये पॉइंट। तो अगर पोषण संबंधी बात करें तो ये सारे पॉइंटों को आप देख लीजिए। ठीक है, अगला अगर इसी स्वास्थ्य में अगर आप देखेंगे तो बाल एवं किशोर मृत्यु दर, ठीक है, यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं तो 3 आयामों और 12 संकेतकों की बात कर रहे हैं, और इसी में जो वंचित मतलब वंचित माना जाएगा अगर कोई व्यक्ति, तो उसके बारे में पॉइंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो संकेतक है तो बाल एवं किशोर मृत्यु दर, सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 से कम के किसी भी बच्चे या किशोर की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, तो उसको वंचित माना जाएगा। अगर अगले संकेतक के रूप में देखें आप तो मातृ स्वास्थ्य के रूप में जो बाद में जोड़ा गया, ठीक है, सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में कोई महिला जिनके बच्चे को जन्म दिया हो, ठीक है, और उसने कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त न की हो, ठीक है, तो उसको में शामिल किया गया। चलिए, अगला आयाम है दूसरा आयाम शिक्षा। शिक्षा में कौन कौन से संकेतक हैं, तो पहला है स्कूली शिक्षा के जो वर्ष हैं, स्कूल अटेंडेंस के रूप में, ठीक है, तो स्कूली शिक्षा के वर्ष के रूप में अगर आप देखें तो परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी नहीं कर पाया हो, ठीक है। स्कूली अटेंडेंस के रूप में देखें तो स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया हो जब तक उसे कक्षा 8 में होना चाहिए, ठीक है, तो इसको ये शामिल किया गया है। जीवन स्तर जो तीसरा आयाम है, ठीक है, जीवन स्तर, इसके बारे में देखते हैं संकेतकों के रूप में। तो कुकिंग फ्यूल, परिवार गोबर, कृषिगत फसलों, झाड़ियों, लकड़ी, चारकोल या कोयले से भोजन पकाता हो, ठीक है, इसको
कोई जो है परिवार वंचित माना जाएगा। ठीक है। अगर सैनिटेशन की बात करें तो परिवार के पास साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं हो या उसके पास बेहतर सुविधा हो तो, लेकिन वो अन्य परिवारों के साथ साझा करता है। ठीक है, यानी कि शेयर करता है किसी अन्य परिवारों के साथ, तो उसको जो है वंचित माना जाएगा। ठीक है। पेयजल की बात करें तो परिवार के पास पेयजल की बेहतर सुविधा नहीं है या पेयजल अच्छी व्यवस्था घर से कम 30 मिनट की दूरी पर है। ठीक है। विद्युत की बात करें तो घर में बिजली की सुविधा नहीं है। आवास की बात करें तो परिवार के पास उपयुक्त आवास नहीं हो। ठीक है। परिसंपत्ति की बात करें तो परिवार में निम्नलिखित में से कई जो संपत्ति जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, कार या ट्रक, तो इन सब चीजों को रखा गया है। ठीक है। लास्ट है, बाद में जोड़ा गया, बैंक खाता। ठीक है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता या डाकघर खाता नहीं है तो उसको इसमें वंचित माना जाएगा। ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में, यहाँ जो ग्लोबल एमपीआई के बारे में 2023 के बारे में दिया है, तो इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल, ठीक है, द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि इसको यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया जाता है 2010 से। एमपीआई वस्तु है, अगर देखें तो 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अभावों को ट्रैक करता है ये। ठीक है। ग्लोबल एमपीआई 2023 के मुख्य बिंदु के रूप में अगर आप देखेंगे तो 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में से 1.1 मिलियन लोग बहुआयामी निर्धन की श्रेणी में शामिल हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। ठीक है। कुल निर्धन लोगों में से लगभग 2/3 यानी कि 73 करोड़ लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कम आय वाले देशों में एमपीआई का केवल 10% हिस्सा रहता है। ठीक है। अगला टॉपिक है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। तो ये भी चर्चा में है, क्यों चर्चा में रहा है देख लेते हैं। बात करते हैं डीबीटी की। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी को अपनाकर 2014 से 23 तक करदाताओं के 2.735 करोड़ यानी लाख करोड़ रुपए यानी 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो डीबीटी के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धन भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। यानी कि डीबीटी का मतलब है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। ठीक है। तो सीधे खाते में जो पैसा भेजा जाएगा उसी को। ठीक है। डीबीटी का अगर आप योजनाओं का जो दायरा देखेंगे तो आपको दायरे में जैसे नकद अंतरण के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग नकद अंतरण। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे जैसे पहल है, मनरेगा है, एनएसएपी है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में बात है। और इसके अलावा भी जैसे इन काइंड ट्रांसफर, वस्तुओं के रूप में अंतरण, अन्य अंतरण में भी कई सारी चीजें हैं। जैसे आप देखेंगे एनएचएम के लिए जो है आशा कार्यकर्ता है और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है तो उनके लिए। ठीक है। तो इनको सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर की बात है। तो डीबीटी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य के रूप में अगर आप देखें तो केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेर फेर की गुंजाइश को समाप्त करना है। ठीक है। यानी सीधा खाते में पैसा जाएगा तो कोई हेर फेर का जैसे सीन नहीं रहेगा, ये मानना है। शुरुआत में अगर देखेंगे तो इसे 2013 में देश की चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था। बाद में इसे 2014 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। अगर नोडल एजेंसी के रूप में अगर आप देखेंगे तो डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों को मंत्रिमंडल मंडल सचिवालय में सचिव यानी समन्वय और लोक शिकायत के अधीन रखा गया है। ठीक है। लोगों को धन का जो भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी कि पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है। ठीक। आधार की अनिवार्यता देखें तो डीबीटी योजना में आधार अनिवार्य नहीं है। ये बड़ा पॉइंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आधार को अनिवार्यता नहीं रखी गई है। ठीक है। क्योंकि आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित
करने में उपयोगी है, इसलिए आधार को प्राथमिकता दी जाती है तथा लाभार्थियों को आधार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, चलिए घटक के अगर रूप में आप देखेंगे, जो डीबीटी को सक्षम बनाने घटक के रूप में, तो यह मतलब जनधन, आधार और मोबाइल एम त्रयी की सहायता से लाभ अंतरण में रिसाव की समस्या समाप्त हो गई, लक्षित लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा, साथ ही इससे नकदी रहित समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया। ठीक है, तो ये सारे इसके घटक के रूप में थे। ठीक है, आगे पॉइंट है इसमें बिजनेस कारपोरेटेंस जो है, यानी बीसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ये सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थियों को समय पर उनके घर पर ही और पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, एक बेसिक बात है। अगर भुगतान बैंक के रूप में देखेंगे तो इसके चलते देश के दूर दराज के जो इलाकों में वित्तीय सेवाओं को के विस्तार में वृद्धि के रूप में आप देखेंगे। मोबाइल मनी के रूप में अगर आप देखें तो पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कैशलेस लेन देन हेतु एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित करना है। ठीक है, तो ये था पीबीटी के बारे में। अगला टॉपिक हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में है, स्वयं सहायता समूह। काफी चर्चा में रहा ये। ठीक है, चलिए स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएच जी सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, लखपति दीदी योजना के बारे में अगर आप देखें तो 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पहल शुरू की थी। किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2023 में। उद्देश्य अगर देखें इसका तो ग्रामीण जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो समूह है, ठीक है, से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है। ठीक है, दृष्टिकोण अगर देखें तो इस पहल का जो दृष्टिकोण है महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक, शामिल की गई जो गतिविधियां हैं अगर उनको देखें तो महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने, ड्रोन के संचालन, उसकी मरम्मत जैसे कौशल प्रदान किए जाएंगे। अभी ड्रोन का जो है ट्रेनिंग दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, महिलाओं के लिए जो ड्रोन का जो है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कल्चर वाले पार्ट को। बात करें एस एच जी के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, स्वयं सहायता समूह। तो एस एच जी गांव आधारित अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है एक। ठीक है, ये आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिलाओं से मिलकर के बनी होती है और यह प्रकृति में स्वैच्छिक होती है। ठीक, मतलब वही ग्रुप के बारे में बात हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगर आप देखें तो भारत में लगभग 12 मिलियन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यरत है। ठीक है, कितने? 12 मिलियन। ठीक, इनमें से 88% जो ग्रुप है ये सभी सदस्य महिलाएं हैं। ठीक, जो 88% है इसका, उसमें सभी जो ग्रुप में महिलाएं शामिल हैं। अगर भारत में एस जी की बात करें सफलता में कि कुछ उदाहरणों में देखें तो केरल में कुदुमश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल और लद्दाख में लूम्स, ये जो ग्रुप के नाम है। ठीक है, सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखें एसएचजी में तो समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, महत्व यहाँ पे दिया है, इसका क्या क्या महत्व हो सकता है, तो वित्तीय समावेशन। ठीक है, इस ग्रुप से लगभग जो है 10 करोड़ परिवार जुड़े हैं। महिला सशक्तिकरण जो है इससे इसका महत्व दिखता है उसमें, यानी कि कुल अगर देखें तो 84% एसएचजी महिलाओं ने तो जो है 84% कर रही महिलाएं। क्षमता निर्माण अगर देखें तो वित्तीय साक्षरता के लिए सर्वेक्षण, तो जो महत्व आपको दिखेगा जैसे क्षमता निर्माण हो गया, गरीबी उन्मूलन हो गया, आय और बचत,
और जो अनौपचारिक क्षेत्र में के ऋण की हिस्सेदारी में 20% जो है गिरावट कुल ऋण में। तो ये इसके महत्व हैं। ठीक है। ग्रुप को जो एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको बढ़ावा देने हेतु प्रमुख जो है पहल है, मतलब कुछ पहलें हैं जो चलाई जा रही हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। तो अगर आप इसको देखेंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, तो पहला इसमें दिया है, ये पहल है। कौन कौन सी पहल है? वर्ष या एजेंसी के रूप में यहाँ पे दिया गया है और इसकी विशेषताओं के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो पहला है यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। सॉरी। 2011 में एनआरएलएम के रूप में, यानी कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जो मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जो है 2011 में इसको चलाया गया। विशेषताओं के रूप में अगर आप देखें तो गरीब ग्रामीण महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना और उसको लगातार बढ़ावा तथा सहायता प्रदान करना। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर डे एनआरएलएम यानी कि दीनदयाल अंत्योदय जोड़ दिया गया इसमें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। ठीक है, 2015 में। अगला देखें पहल, तो स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम यानी कि एसबीईपी। सब 2016 में जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, के तहत एक एक उप योजना है, यानी इसी के तहत एक उप योजना है। और इसका अगर विशेषता देखें तो गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में ये जो ग्रुप को सहायता प्रदान करता है। ठीक है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के बारे में अगर आप देखें तो 2011 में ये भी जो है इसी दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये एक उप योजना है। ठीक है। अगर इसका विशेषता देखें तो कृषि में शामिल महिलाओं को, यानी ये गैर कृषि की बात हो रही है, इसके तहत स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता और महिला किसान सशक्तिकरण के लिए कृषि में शामिल महिलाओं की भागीदारी को लेकर के बात हो रही है। ठीक है। जैसे उत्पादकता को बढ़ावा, सुनियोजित निवेश करने में उन्हें मजबूत बनाना, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। ठीक है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कौशल्य योजना 2014 में ये भी एक उप योजना है दीनदयाल अंत्योदय और जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये भी एक उप योजना जो है योजना है। ठीक है। बात करें इसके विशेषताओं की, तो 15 से 35 वर्ष की आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करना है इसका महत्व। ठीक है, विशेषता इसकी। बुनियादी पहल के रूप में अगर आप देखें तो, सॉरी, वुमनिया है का नाम, वुमनिया पहल, वुमनिया इनिशिएटिव। ठीक है। 2019 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के रूप में, तो एक पोर्टल, इसकी विशेषता देखें तो जेम पोर्टल पर अनौपचारिक क्षेत्र से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है इसका जो है देश। ठीक है। लास्ट है इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ठीक है। 2023 में इसको शुरू किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। ठीक है। 2023-24 से 23-24 से 25-26 की अवधि के लिए दौरान 15,000 चयनित जो ग्रुप हैं उनको ड्रोन प्रदान करना, ताकि कृषि कार्य के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा प्राप्त हो सके। ठीक है। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देख लेते हैं। जो है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज। ठीक है, ये परियोजना के रूप में इसको लाया जा रहा है। क्यों है सुर्खियों में? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार स्वयं सहायता समूह बैंक जो लिंकेज है प्रोग्राम के तहत वित्त वर्ष 2013-14 से नवंबर 2023 तक, ठीक है, एसएचजीएस को लगभग
7.68 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिया जा चुका है। ठीक, इसलिए सुर्खियों में है। अगर बात करें यहाँ बैंक लिंकेज की, एसएचजी की, ठीक है, परियोजना के बारे में, तो इसके तहत बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल है। इसकी शुरुआत 1992 में नाबार्ड ने की थी। ठीक है, नाबार्ड के बारे में हम बता चुके हैं आपको। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देने व बचत खाते खोलने हेतु अधिकृत किया गया है। ठीक है, तो ये था नाबार्ड के बारे में। हमने आपको जो हमारी सीरीज चल रही है योजनाओं वाली, उसमें हमने इसको अच्छे से बताया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बात करें इसके घटक के रूप में, तो सदस्यों को प्रशिक्षित करना, बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ समन्वय करना, ठीक है, ये घटक के रूप में है। अन्य घटक के रूप में अगर देखें तो ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक जो सखियों का प्रशिक्षण और पदस्थापन। अगला है ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र, ठीक है, आरंभ करना। और जो है एसएसजी का जो क्रेडिट लिंकेज यानी बैंकों से ऋण मिलना। ठीक, तो ये इसके घटक के रूप में है। आगे है इसमें अगर आप देखें तो इसका जो कार्यक्रम के तहत जो विभिन्न चरणों का जो विकास है, तो वहाँ चरणों के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर आप बात करें पहले चरण की, ठीक है, इस कार्यक्रम की जो इसको 3 चरणों में विकास किया जाएगा, 3 चरणों में इसको रखा जाएगा। तो पहले चरण को अगर आप देखें तो 1990 से 2005 का जो पहला चरण है, नाबार्ड ने एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई है। ठीक है, आरबीआई ने बैंकों को अनुमति दी कि पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं को ऋण दे। ठीक है, हालांकि दिए जाने वाले जो ऋण मुख्य तौर पर सब्सिडी आधारित है। ठीक, यानी जो ऋण दिए गए वो सब्सिडी आधारित है। अगर बात करें दूसरे चरण की, तो 2006 से 2012 के बीच अगर देखिए इसमें, तो नीतिगत बदलाव के तहत व्यक्तियों को लक्षित करने के बजाय समूह को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी वहां व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित था, यहाँ समूह पर है। बात करें तीसरे चरण की, तो 2012 से अब तक जो है, तो जो अभी जो योजना के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ठीक है, का शुभारंभ ब्लॉक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पेशेवर संबल हेतु समर्पित व्यवस्था स्थापित की जाए। ठीक है, ये हमारा तीसरा चरण है। ठीक है, पूंजीगत सब्सिडी को हटाया गया और ब्याज सब्सिडी की शुरुआत की गई। यानी कि जो पूंजीगत सब्सिडी थी उसको हटा करके ब्याज में सब्सिडी दी जाने लगी, पूंजी में सब्सिडी नहीं दी, यानी कि जो मूल होती थी उसमें सब्सिडी नहीं दे करके ब्याज में सब्सिडी दी जाने लगी। ठीक है, संबंधित जो सुर्खियां रही हैं उसके बारे में देखें तो भारत में सूक्ष्म वित्त यानी जो माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया के बारे में बात करें, तो हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क एमएफआईएन ने माइक्रो मैटर्स मैक्रोव्यू सीरीज के रूप में एक रिपोर्ट जारी की। ठीक है, क्या है एमएफआईएन? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी एनबीएफसी का एक संघ है। इसे 2009 में स्थापित किया गया था। कब किया गया? 2009 में। यह देश के सूक्ष्म वित्त जो वित्त संस्थान है, ठीक है, का ये शीर्षक निकाय है। ठीक, आगे देखें सूक्ष्म वित्त के बारे में। सूक्ष्म वित्त से आशय निम्न आय वाले ऐसे व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है जो आमतौर पर किसी कारणवश पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं हुए हैं। ठीक है, रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर अगर एक नजर डालें तो एनबीएफसी जो एफएल है, जो फाइनेंस की बात हो रही है, तो अन्य विनियमित संस्थानों की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर बात करें इनकी, तो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए में गिरावट आई है और ये वित्त वर्ष 2022 के 5.6 से घट करके, यानी 2022 के जो 2022 में जो था 5.6% जो एनपीए था, वो 2023 में घट करके 2.7% पर आ गया है। ठीक है,
यानी कि जो एनपीए था 2022 में वो 5.6 था, और 2023 में 2.7, यानी कितनी इसमें गिरावट आई है। सूक्ष्म वित्त प्रदायगी में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, इनकी हिस्सेदारी पिछले साल 37.7% थी, जो इस साल घट करके 34.9% रह गई है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे इसकी अगली क्लास में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको ये कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम वाकई में बहुत नज़दीक है, और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप ऐसे ही मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए, और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अगली मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, और हमारी वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।